हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश शर्मा और आज मैं आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सिखाने वाला हूं। आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक मेगा प्रोजेक्ट है। जैसे भारत में अभी कुछ ही दिन पहले चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग भी हमने देखा, चंद्रमा पे उसकी लैंडिंग हो गई, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। तो ये एक बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट था। ऐसे ही बायोलॉजी के फील्ड में, जेनेटिक्स के फील्ड में एक बहुत बड़ा रिसर्च किया गया और उस रिसर्च के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया उसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम दिया जाता है। तो आज इसी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बेटा आज हम बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम प्रोजेक्ट। देखो बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस पर्पस से बनाया गया है। ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है ये क्यों बनाया गया है, क्या इसके पीछे मकसद थी। तो हमारे वैज्ञानिक लोग ये जानना चाहते थे कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है, इस जेनेटिक डिसऑर्डर किस वजह से हो रहा है, कौन से जीन के अंदर में म्यूटेशन होने की वजह से होती है और उसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या इलाज हो सकता है। आप तो जानते हो हजारों पेशेंट का डेथ एवरी ईयर जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है। तो जीन में एबनॉर्मलिटी होने की वजह से, जीन में म्यूटेशन होने की वजह से बहुत तरह की बीमारियां होती है। आज आप देखिए, कैंसर भी जीन के वजह से ही होता है। कैंसर में प्रोटोऑन्कोजीन होता है जो एक्टिवेट होकर के ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर जाता है और फिर वो कैंसरस प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। अल्जाइमर है, आपने देखा होगा, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकेटोन्यूरिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। तमाम तरह के ऐसे बीमारी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर है। इन सारे बीमारियों के बारे में हम हायर लेवल पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जेनेटिक लेवल पे जाकर के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज आपने देखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम कर पा रहे हैं। सिमिलरिटी के आधार पे हम डिफरेंस को क्रिएट कर पाते हैं दो इंडिविजुअल के बीच में। ये सारी चीजें हम क्यों कर पा रहे हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से। देखिए, इसमें एक जो बेसिक बात है वो समझ लेना चाहिए। जैसा कि बेटा हम जानते हैं कि हमारे ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल जो है उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। अप्रॉक्स में मैं उसे कह सकता हूं 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर है कि नहीं, यानी 3 बिलियन बेस पेयर है। तो इसे अगर हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि कितना कॉस्ट आएगा, ये गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। अगर हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे कितना लागत आएगा, कितना खर्चा होगा, ये बात गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट उतना पैसा नहीं दे सकती है तो वो रिसर्च नहीं हो सकता। तो ये जो इतना बेस पेयर जो होता है, इतना जो बेस पेयर होता है, इनकी सीक्वेंसिंग करना चाहते थे वैज्ञानिक लोग। मतलब इतने बेस पेयर को ATGCCTT ऐसे होता है ना, इनका सीक्वेंसिंग करना चाहते थे वैज्ञानिक लोग। किस सीक्वेंस में ये अरेंज है। जब ये सीक्वेंसिंग करेंगे तो इसमें कौन कौन सा जीन हमारा फंक्शनल है वो भी पता चल जाएगा, वो बात भी हम पता कर सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंसिंग के पीछे एक बेस का जो खर्चा आ रहा था वो कितना आ रहा था बेटा? 3 USD, यानी कि $3 US डॉलर खर्चा आ रहा था। अच्छा, टोटल कितना बेस पेयर है जिसकी सीक्वेंसिंग करना है? अप्रोक्सीमेटली ये खर्चा जो है वो अप्रोक्स में निकाला गया तो इतना है 3 इंटू 10⁹, बोले तो 3 बिलियन है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम कॉस्ट की बात करें, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें कितना आएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो हम कहेंगे 3 इंटू 10⁹, बोले तो इतना USD, यानी बेटा 9 बिलियन डॉलर जो है वो खर्चा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो कभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट पूछे तो बताना है 9 बिलियन डॉलर है। ठीक है, इतना पैसा खर्च करना था। अब कोई एक देश अकेला इतना पैसा तो खर्च नहीं कर सकता है। इसलिए आइए अब हम अगला पॉइंट समझते हैं, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हुआ था। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। देखो, कोई एक अकेले ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री इसको नहीं कर सकता इतना बड़ा रिसर्च को, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट इसमें लग रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। तो इसको इनिशिएटिव लेने वाला 2 ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब हम कह सकते हैं लॉन्च्ड बाय। पहला है बेटा US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, DEPT शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। और दूसरा है जो बेटा वो NIH है। NIH का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल ऑफ हेल्थ।
ठीक है बेटा। अच्छा, इसका जो मेजर फंडिंग एजेंसी था, ठीक है, ये जो फंडिंग जो हुआ था, ये फंडिंग किसने किया था? वेलकम ट्रस्ट, वेलकम ट्रस्ट, ठीक है। देखिए वेलकम ट्रस्ट के पास बहुत पैसा रखा हुआ। अब अगर कोई वर्ल्ड लेवल पर आप बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हो तो आप किसी कंट्री के पास उतना पैसा नहीं है तो वेलकम ट्रस्ट ऐसे रिसर्च के लिए फंडिंग करता है, पैसा देता है। वेलकम ट्रस्ट के पास कहां से पैसा आता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें डोनेट करते हैं, जो वर्ल्ड बैंक है उनको फाइनेंस करता है। तो ये सब बहुत सारे इनकम के सोर्स हैं इनके, इसके पास पैसा होता है। अच्छे 12 कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए थे, उसमें एक यूनाइटेड किंगडम तक भी था। तो कंट्री का नाम याद रखेंगे, 4 कंट्री का नाम याद रखना, ठीक है। पहला बेटा एक तो चाइना का याद रखना, फिर दूसरा है जापान, जापान है, फिर थर्ड आप ले याद रखो जर्मनी का, और ये याद रखना है, फोर्थ आपको याद रखना है जर्मनी है, चाइना है, जापान है बेटा, और फ्रांस है, फ्रांस है। ये सब कुछ कंट्री थे। टोटल कंट्री कितना हो गया था? 12 कंट्री इसमें इन्वॉल्व था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। बोलेगा इंडिया था कि नहीं? तो बेटा इंडिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात आप समझ में। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्टार्ट कब किया गया था, तो ये प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, 2003 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। यानी ये प्रोजेक्ट कितना ईयर का हो गया? 13 साल का, 13 ईयर प्रोजेक्ट है कि नहीं? अच्छा, एक चीज आपको याद रखना है कि एक क्रोमोजोम जो है उसकी सीक्वेंसिंग, मतलब हमारे बॉडी में ह्यूमन जीनोम में टोटल 23 क्रोमोजोम होता है, लेकिन वैज्ञानिक लोग 24 क्रोमोजोम का सीक्वेंसिंग करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि एक बाई क्रोमोजोम होता है ना मेल में एक्स्ट्रा, फीमेल में एक्स क्रोमोजोम होता है, मेरे अंदर भी एक्स क्रोमोजोम है, पर मेल के अंदर में एक एक्स्ट्रा है ना बेटा बाई क्रोमोजोम, उसकी भी सीक्वेंसिंग करना चाहते थे वैज्ञानिक। तो टोटल आप कह सकते हो कि 24 क्रोमोजोम था जिसका सीक्वेंसिंग किया जा रहा था ह्यूमन जीनोम में। ये बात याद रखना है। कितने क्रोमोजोम? 24 क्रोमोजोम। आपसे पूछा कितने क्रोमोजोम का इंफॉर्मेशन वैज्ञानिक लेना चाह रहे थे, तो 24 क्रोमोजोम का लेना चाह रहे थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। अच्छा, तो एक बात समझिए, जो क्रोमोजोम नंबर 1 होता है ये सबसे लार्जेस्ट क्रोमोजोम होता है। इसकी सीक्वेंसिंग में 3 साल एक्सटेंडेड टाइम चला गया है, तो हम बोलेंगे कि इसका सीक्वेंसिंग कंप्लीटेड बाय 2006 में कंप्लीट हुआ है। क्रोमोजोम नंबर 1 का जो सीक्वेंसिंग है बेटा वो कब कंप्लीट हुआ है? 2006 में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कभी कोई पूछे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ है, तो 2003 ही बताना है। ये 6 नहीं बोलने का, 6 बोलोगे तो गलत हो जाएगा। वो अलग से एक क्रोमोजोम के बारे में पूछेगा तो आप 2006 बोलना है। ये 2003 में ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। प्रोजेक्ट का एक टाइम लाइन होता है ना, ये 13 साल का ही प्रोजेक्ट बनाया गया, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन एक क्रोमोजोम पे काम नहीं हो पाया पूरी तरीके से, उसकी सीक्वेंसिंग पूरी तरीके से नहीं हुआ, तो वो 2006 में कंप्लीट हुआ। तो अलग से आपको क्रोमोजोम नंबर 1 पूछे तो आपको 2006 बोलना है, अदरवाइज आपको 2003 ही बोलना है, 2003 ही बोलना है बेटा, ठीक है। तो एक बार फिर से यहां तक रिपीट कीजिए, मैं इतना मिटा देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है बच्चों। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला कि इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था बेटा? $9 बिलियन था। 1990 में स्टार्ट किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 2003 में कंप्लीट हुआ। क्रोमोजोम नंबर 1 की सीक्वेंसिंग करने में टाइम लग गई थी। क्रोमोजोम नंबर 1 का सीक्वेंसिंग कब कंप्लीट हुआ था? 2006 में कंप्लीट हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन कौन था? तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस इसको स्टार्ट किया था। मेजर फंडिंग एजेंसी आपको वेलकम ट्रस्ट को बोलना है। चाइना हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसे 12 कंट्री थे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे बनाने में, ठीक है। अब ये तो इतनी बात तो हो गई। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से ऐसे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है जिनका सीक्वेंसिंग किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ साथ? तो ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि 6 ऐसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ साथ बेटा 6 ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी सीक्वेंसिंग की गई है। कितनी? 6 ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ किया गया है, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। तो क्यों किया गया है? देखो, कोई जीन ऐसा है हमारे बॉडी में, हमारे अंदर में कोई फंक्शन कर रहा है तो वो तो पता चल जाता है, पर बहुत सारे जीन हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में फंक्शन क्या करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं वो कुछ पता नहीं है। इसका मतलब वो जीन बेकार है बेटा, हमारे बॉडी में अभी उसका कोई काम नहीं है, पर हमारे एंसेस्टर में उन जीन का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। हमारे बॉडी में तो बहुत सारा इंट्रॉन है ना, जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है,
तो ऐसे जो बेकार जीन है हमारे डीएनए में पड़ा हुआ, वो कुछ ना कुछ तो काम करता होगा ना पहले, तो उनके फंक्शन को समझने के लिए नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी यूज किया गया। नॉन ह्यूमन सेल के अंदर में उनको एक्सप्रेस करवा करके देखा जाता था, है ना। ये बात समझ पा रहे हो? बायोटेक में इसको अच्छे से सिखाएंगे बेटा, ठीक है। तो आपसे अभी क्या पूछा जाए कि नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है जिनका डीएनए को सीक्वेंसिंग किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो एक तो आप याद रखना है ई कोलाई, 6 ऑर्गेनिज्म है, पहली बात तो याद रखो। एक है बेटा ई कोलाई, तो आप जानते हो ये तो बैक्टीरिया होता है। एक है ईस्ट है ना, 1 2 थर्ड में हो जाएगा बेटा आपका। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नीमेटोड होता है, जिसे हम बोलते हैं सेनोरैबिडिटिस, है ना, सेनोरैबिडिटिस इलेंगिंस। ये क्या है एक प्रकार का बेटा नीमेटोड है। ये क्या है? फ्री लिविंग नीमेटोड्स, और ये नॉन पैथोजेनिक होता है, नॉन पैथोजेनिक। मतलब देखो, अगर ये प्लांट के अंदर में गया तो प्लांट को ये डिजीज नहीं फैला सकता, प्लांट के लिए बेटा ये डिजीज नहीं कॉज कर सकता, ठीक है। ये प्लांट पे अटैक करता है लेकिन डिजीज नहीं कॉज करता। रूट को कंज्यूम कर जाएगा, रूट के सेल को खाएगा लेकिन इसको बीमारी नहीं फैलाएगा। ये नॉन पैथोजेनिक है। नीमेटोड मतलब एस्केल्मिंथेस, निमेटी हेल्मिंथेस जिसे बोलते हो आप, है ना, एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। तो ये सिनोरैबिडिटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा और क्या है बेटा? एक तो ड्रोसोफिला अपना हो जाएगा 4 नंबर पे, ड्रोसोफिला का भी सीक्वेंसिंग किया गया था। अच्छा, 2 प्लांट था बेटा 5 नंबर पे। एक हम प्लांट का नाम लिख रहे हैं राइस, और एक और प्लांट का लिख रहे हैं 6 नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं एरोबिडोप्सिस थैलियाना, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गया। 6 ऑर्गेनिज्म है जिसका डीएनए का सीक्वेंसिंग किया गया है। लिख लेना है इस बात को। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में ई कोलाई आएगा, ईस्ट आएगा, सेनोरैबिडिटिस इलेंगिंस आएगा, ड्रोसोफिला है, राइस है और एरोबिडोप्सिस है। इनको होस्ट सेल जैसा इस्तेमाल किया गया। तो बोलता है होस्ट क्या होता है? मान लो हमारा डीएनए है, हम अपना डीएनए का कोई स्पेसिफिक पार्ट यानी जीन को काट करके किसी दूसरे सेल के अंदर में, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर में उसकी फंक्शन को समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये सब होस्ट सेल का काम करेंगे। तो बोलेंगे होस्ट सेल का काम करोगे तो फिर वेक्टर कौन होगा? हमारा डीएनए को इन होस्ट ऑर्गेनिज्म में कैसे पहुंचाया जाएगा, कैसे भेजोगे, ट्रांसफर कैसे करोगे? तो उसके लिए कुछ ना कुछ वेक्टर डीएनए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वेक्टर में 2 वेक्टर याद करना है बेटा। ह्यूमन जीनोम में 2 वेक्टर था। पहला वेक्टर का नाम था BAC और दूसरा BAC का पूरा नाम होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। लिखेंगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। और दूसरा होता है BAC, इसका मतलब होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये 2 वेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं। बच्चों आप सभी लोग बताते रहिए कि अच्छे तरीके से आपको आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यस, ओके, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। चलो अब आगे हम बात करेंगे बेटा। चलो, तो ये चीजें हो गया। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में हम ई कोलाई के बारे में बात करते हैं। ईस्ट, सेनोरैबिडिटिस इलेंगिंस, ड्रोसोफिला, राइस, एरोबिडोप्सिस थैलियाना हो गया बेटा। ये 6 है जिनको हम लोग अपने डीएनए को समझने के लिए इनको इस्तेमाल किया गया है। इनका भी सीक्वेंसिंग किया गया है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है जिसकी सीक्वेंसिंग नहीं की गई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ। तो आप बता देना, इसमें कोई और ढूंढ लेना। तो एक बार फिर से बोलोगे, ई कोलाई हो गया, ईस्ट हो गया। ईस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? सैक्रोमाइसेट सेरेबेसी, एक प्रकार का फंजाई है, फंगस है बेटा। ये क्या है? यूनिसेलुलर फंगस है, एस्कोमाइसेटिज, ठीक है। सेनोरैबिडिटिस इलेंगिंस हो गया, ड्रोसोफिला, राइस, एरोबिडोप्सिस। 2 वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, बैक और याक, ठीक है। वेक्टर बैक का पूरा नाम हो गया बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट का पूरा नाम हो गया YAC का पूरा नाम हो गया ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे बच्चों? अब आगे भी कुछ देखिए, ध्यान से समझिएगा बात को। क्या क्या पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है बातों को। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल्स क्या था, है ना। तो अब हम बात करेंगे बेटा गोल्स क्या है, ठीक है। गोल्स क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का?
तो पहला गोल्स था बेटा कि ह्यूमन बींग्स का ये गोल था कि 20,000 से 25,000 डीएनए जो है, जीन जो है, उसकी फंक्शन को आइडेंटिफाई करना, है ना। तो टू आइडेंटिफाई 20 to 25,000 जीन्स, मतलब ये जीन क्या काम कर रहा है, इनका किस क्रोमोजोम पे लोकेशन है, इनमें म्यूटेशन होने की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, ये जानना पहला गोल्स था। गोल्स का मतलब क्या होता है, हमारा लक्ष्य क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है। दूसरी बात है ना, सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर, 3 बिलियन बेस पेयर, ठीक है। आप जानते हो कि ह्यूमन जीनोम में टोटल 3 बिलियन अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं बता रहा हूं, तो ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है बेटा, टू एड्रेस इलसी, ELSI का मतलब होता है एथिकल लीगल सोशल इशूज। क्या बेटा, एथिकल लीगल सोशल इशूज, मतलब अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, बड़ा रिसर्च कर रहे हो, तो ये भी तो देखना है ना कि वो एथिकल है कि अनएथिकल है। मान लो हम कोई बड़ा रिसर्च कर रहे हैं और ह्यूमन बॉडी में कैंसर का रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कैंसर के रिसर्च करने के लिए दूसरे जानवरों को मार रहे हैं कोई केमिकल को निकालने के लिए, तो ये एथिकल नहीं है ना, वो इथिक्स नहीं है ना बेटा। तो ये अनएथिकल काम है कि एथिकल काम है, ये बात समझना पड़ेगा। लीगल है कि नहीं लीगल है। अब हम कोई काम कर रहे हैं तो बिना कानून के परमिशन के रिसर्च नहीं किया जाता, उसको लीगल तरीके से देखना पड़ता है कि आगे चल के कोई ऑब्जेक्शन होगा कि नहीं। दूसरा है कि सोशल है कि नहीं। अब देखिए, हमने बताया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में $9 बिलियन खर्चा किया जा रहा था, तो क्या आपको वो सोशल है, वो उसको सोसाइटी से परमिशन लेना पड़ता है। समाज में जितने भी लोग हैं, अगर आप $9 बिलियन खर्चा कर रहे हैं तो वो पब्लिक का पैसा होता है। आप किसी रिसर्च के पीछे अगर खर्च कर रहे हैं तो क्या आपने पब्लिक से परमिशन लिया। तो इन सारे मुद्दों को एड्रेस करना पड़ता है, तो इनमें डिटेल से नहीं जाना है, बस आप ये याद रखना है ELSI का मतलब क्या होता है, एथिकल लीगल सोशल इशू, ये एग्जाम में आता है। तो ये 3 गोल्स इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में। आप तीनों को याद रखिएगा, 20 से 25,000 जीन को आइडेंटिफाई करना, 3 बिलियन बेस पेयर को सीक्वेंसिंग करना, और उसके बाद फिर एथिकल लीगल सोशल इशूज का मतलब होता है मुद्दे, इनको एड्रेस करना, ठीक है। अब आइए जो बेटा है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मेथड्स क्या क्या लगाएंगे हम लोग, मेथड्स देख लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे जरा, मेथड्स को सुन लेंगे। अब जो हम बात होगा कि सेलिएंट फीचर क्या क्या है बेटा, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हो, एनसीईआरटी ने सेलिएंट फीचर करके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इन पॉइंट्स को ध्यान देना। अच्छा, एक बात और समझो, कैसे निकाला जाएगा। जैसे हम किसी ह्यूमन का, मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोजोम होता है बेटा, इस क्रोमोजोम को मैंने बाहर निकाल लिया, ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम को बाहर निकाल दिया। इसमें देखते हो डीएनए होता है बहुत सारा, इस तरीके से बहुत सारा डीएनए होता है। इन डीएनए को हमने ओपन कर लिया, ये डीएनए खुल गया, समझ रहे हो बात को। अब इन डीएनए का सीक्वेंसिंग करेंगे, क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे, समझ रहे हो बात को। तो सीक्वेंसिंग करेंगे, और सीक्वेंसिंग करने के बाद जो सीक्वेंस पता चलेगा उसको आप सॉफ्टवेयर में लोड कर दोगे, जैसे ए है, टी है, टी है, सी है, टी है, जी है। तो ये सारा डेटा जो अपने ह्यूमन जीनोम से निकाला, डिफरेंट क्रोमोजोम से, वो सारे डेटा को कहां पे स्टोर करोगे, कंप्यूटर में। इसी को बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यस, ओके। अब देखो बेटा, इसमें कौन कौन से मेथड लगाया जाता है। एक तो मेथड देख लो, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में बात करते हैं। एक मेथड्स देख लो कि क्या क्या होता है इसमें, है ना। तो अब हम बात करते हैं मेथड्स की अगर बात किया जाए तो मेथड में 2 मेथड हम बताएंगे। एक तो होता है EST और दूसरा होता है सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है। अब देखो EST का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। मतलब क्या करना होता है बेटा कि जो डीएनए का वो जीन, वो हिस्सा जो हमारे बॉडी में, हमारे सेल के अंदर में प्रोटीन बनाने का काम करता है, उन्हीं का सीक्वेंस देखो, उन्हीं पार्ट का सीक्वेंस देखो। मतलब कोडिंग जो पार्ट होता है ना, कोडिंग पार्ट, उन्हीं का सीक्वेंसिंग करना था, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों ने बोला, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि सीक्वेंसिंग ऑफ कोडिंग पार्ट
ठीक है बेटा, कोडिंग पार्ट मतलब जो आरएनए के फॉर्म में, जैसे जो मैसेंजर आरएनए बनाएगा वही तो डी प्रोटीन बनाएगा ना। तो जहां से डीएनए का पार्ट है, जैसे देखो आप देखते हो ऐसे हमारा डीएनए होता है, बच्चों ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां हमारा डीएनए होता है, ठीक है। अब डीएनए का यहां से यहां तक के कोडिंग पार्ट है, फिर देख लो मान लो यहां से यहां तक के कोडिंग पार्ट है, तो इस पार्ट से मैसेंजर आरएनए बन सकता है, इस पार्ट से मैसेंजर आरएनए, इस पार्ट से आरएनए नहीं बनता, इस पार्ट से आरएनए नहीं बनता, तो इनको सीक्वेंसिंग नहीं करना था, ये कुछ लोगों ने बोला। तो इसका मतलब होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, यानी जो पार्ट हमारा डीएनए, बोला ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हम क्या जान